नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं वन शॉट वर्क एनर्जी एंड पावर करवाने है कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इसमें बातें होंगी वर्क की, वो सारे फॉर्मूले जो वर्क के लिए जरूरी हैं, एनर्जी के सारे फॉर्मूले और पावर के सारे फॉर्मूले। एग्जाम्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वर्क से। वर्क क्या होता है? वर्क होता है कि जैसे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया इधर से थीटा एंगल पर, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर से इधर की तरफ एस हुआ। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं हम लोग, एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एफ साइन थीटा। वर्क की डेफिनेशन होती है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेस, कार्य का विस्थापन की दिशा में घटक मल्टीप्लाइड बाय विस्थापन। तो इस फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो है एफ कॉस थीटा, और इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क का फॉर्मूला बन गया एफ एस कॉस थीटा। ओके, ये दोनों ही अप्रोच एग्जाम में बहुत काम आती है। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेस, या फिर एफ एस कॉस थीटा ध्यान रखें। दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंस के फॉर्मूले। तो ये जो फॉर्मूला दूसरा बना है वो है डब्ल्यू इज एफ एस कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं यहाँ पे एस इधर डिस्प्लेस और एफ इधर फोर्स, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। ये बात ध्यान में होना बहुत जरूरी है कि थीटा आखिर है क्या। थीटा जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है। तो मैंने लिख दिया एफ वेक्टर डॉट एस। ओके, तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास में तीन फॉर्मूले तैयार हो गए। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेस की डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अप्रोच डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसे हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। और तीसरी अप्रोच डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला जो है डॉट प्रोडक्ट वाला, वो आपको तब यूज करना है जब फोर्स और आई केप जे केप की फॉर्म में दे रखी। ओके, और कोई रियलिस्टिक सिचुएशन, जैसे एक ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है, उस टाइम वर्क निकालना है, तो फिर आप डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा यूज करो। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसका इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ब्लॉक है एम मास का, और एक रस्सी है, और आप इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन कर जा रहे हो। अब आपसे पूछा जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना। जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स जो है, फोर्स आपको ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वर्क निकालना है, तो हो जाएगा एम जी, डिस्प्लेसमेंट एफ एस। अब फोर्स तो किधर है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इस तरह से एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स निकालो, स्प्रिंग फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स है वो टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट एस है, टेंशन भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। एंगल का जो है ना वो बहुत बड़ा महत्व है वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन। हाँ, वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जब भी कभी थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 90 डिग्री से कम होने पे कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वर्क भी पॉजिटिव होता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क जीरो होता है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, वर्क नेगेटिव हो। तो वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी जीरो, या फिर वर्क में भी नेगेटिव, दोनों में से कुछ कुछ भी हो सकता है। एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको वर्क निकालना हो तो वर्क निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में ये देखा करो, जो फोर्स दिया हुआ है वो कांस्टेंट, या फिर जो फोर्स फोर्स के कारण आप लोग वर्क निकाल रहे हो वो वेरिएबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला लगेगा एफ एस कॉस थीटा, या एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगेगा। लेकिन अगर फोर्स वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर हमको इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन एफ डी एस या एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पे भी दो बातें आ जाती हैं। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन भी दो तरीके से करते हैं। अगर आपका जो फोर्स है वो फोर्स इज अ डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे केवल एक्स में है, केवल वाई में है, या केवल जेड में है। मान लीजिए केवल फोर्स केवल एक्स में है, तो आप इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लगा दो, या केवल वाई डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, एफ डी वाई कर दो।
लेकिन अगर फोर्स जो है वो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट पे भी, वाई कोऑर्डिनेट पे भी और जेड कोऑर्डिनेट पे, तो हम लोग वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का यूज़ करते हैं। इन जो डीएस वेक्टर होता है उसको हम लोग लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, डी जेड के। ओके, फिर इनको डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग चलिए वर्क निकालने का एक और तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ ग्राफ से। इस पे बहुत क्वेश्चंस बने। जैसे आपने इधर फोर्स लिया और इधर डिस्प्लेसमेंट लिया। तो आप लोग ध्यान में रखना कि अगर मैं एफएस कर्व ड्रॉ करता हूँ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये जो एरिया होता है, एरिया वर्क को रिप्रेजेंट। क्वेश्चन सोल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना, जो पॉजिटिव एरिया होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। ओके, क्योंकि वर्क में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो जो एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव लेना और एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया है वो नेगेटिव लेना। और कुछ रिजल्ट्स भी हमको एक दो ध्यान में रखने होते हैं वर्क को लेकर। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वर्क डन टू पुल अ चेन फ्रॉम एज ऑफ अ टेबल। एक टेबल है और यहाँ से एक चेन लटक रही है। इस चेन की जो टोटल लेंथ है वो एल है और इसका एल बाई एन हिस्सा इधर की तरफ हैंग कर रहा है। तो इस पूरे हैंग होते हुए पार्ट को ऊपर की तरफ अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? का फॉर्मूला होता है mgl अपॉन एन स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एन देखना होगा, तो एन है वो कितना, मतलब कितना हिस्सा इधर की तरफ हैंग कर रहा है। ये वो सब बातें थी फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में बताई, कैसे कैसे वर्क निकाला जाता है। बाकी अभी और भी कई टेक्निक्स आने वाली। अच्छा, नेक्स्ट जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस चैप्टर में दो टाइप के फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं संरक्षी बल और उसको बोलते हैं असंरक्षी बल। इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं किसी पॉइंट ए से बी तक जा रहा हूँ और अलग अलग रास्तों से जा रहा हूँ। एक बार इस रास्ते से गया, एक बार इधर से गया, एक बार इधर से गया। तो मैंने ये पहला वाला रास्ता इख्तियार किया तो उसमें वर्क W1 हुआ, उसमें W2 हुआ और उसमें W3। अगर ये तीनों वर्क बराबर हैं आपस में, तब मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, अगर वर्क की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है, तो जिस फोर्स के अंडर में मैं गया हूं वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर अलग अलग रास्तों पे वर्क अलग अलग मिल रहा हो, तब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव। तो दूसरा इनके बीच में डिफरेंस करने का तरीका होता है कंजर्वेटिव में और नॉन कंजर्वेटिव, वो ये होता है कि आप एक पॉइंट से रवाना होइए, वापस घूम के वहीं पर आ जाइए। अगर क्लोज्ड पाथ में क्लोज लूप वर्क का मतलब वर्क जीरो है क्लोज पाथ में, तो फोर्स लगाया गया है वो कंजर्वेटिव। अगर क्लोज में वर्क जीरो नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, जैसे विस्कस फोर्स, ये सब जो हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में डिफरेंस आपको पता चल गया। अच्छा, आप कहीं पे भी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होगा उसको WC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स होगा उसको, का जो वर्क होगा उसको WNC से रिप्रेजेंट करेंगी। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो वर्क करेंगे उसको W एक्सटर्नल से इस टाइप से अलग अलग टाइप के हमारे पास में वर्क निकलेंगे। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाए? कोई भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजीशन है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके कारण जो उनमें एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इस पोटेंशियल एनर्जी की खास बात ये होती है, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, केवल कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइंड होती है। और इसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय पूरे सिस्टम में से जो भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो ना, उनको छांट लो अलग से, के द्वारा वर्क डन निकालो और उसके पीछे साथ में माइनस का साइन लगा दो। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस यू बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस r है, तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो K Q1 Q2 अपॉन r लिखते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब है जो चार्ज है उनको साइन के साथ में रखना होता है। प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो साइन ज़रूर लगाना, यहाँ पे बिना साइन के काम नहीं चलता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 2 पार्टिकल्स हैं, इनके मास m1 और m2 और बीच की r है इनकी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g1 अपॉन m2 अपॉन r। यहाँ पे ये माइनस का साइन लगाना बेहद इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला और होता है चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन पार्टिकल राइजेस बाय अ हाइट। ये हमारी अर्थ है और आप अर्थ की सरफेस से एक पार्टिकल को h हाइट पे लेके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डालोगे तो वो आएगा mg1 प्लस h अपॉन r। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हाइट की वैल्यू अर्थ की रेडियस में बहुत कम है तो ये h अपॉन r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इंटरनल एनर्जी में चेंज है तो आपको mg। ओके, तब बड़ी हाइट्स के लिए क्या लगाएंगे आप लोग mg अपॉन 1 प्लस h अपॉन r और शॉर्ट हाइट्स के लिए लगाएंगे आप mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। देखो सबसे पहले मैंने वर्क की बारे में बात करी, अब बारे में बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है कि डिफाइंड एज द वर्क डन टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना, गतिशील वस्तु, उसको रोकने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एंड अगर इस फॉर्मूले को मैं मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। इस मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम मतलब संवेग। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है स्क्वायर अपॉन 2। दोनों ही फॉर्मूले बहुत काम में। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? हाफ एम वी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर अपॉन। ये जो फॉर्मूला है इस पे वर्क एनर्जी पावर में अच्छे सवाल बनते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम काइनेटिक एनर्जी हो गया, पी इज इक्वल एम काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस है ना, जैसे आपको बोला जाता है कि एक पार्टिकल का मोमेंटम मैंने 100% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी। इसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि दो प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज। एक तो होते हैं अप टू 5% चेंजेस के लिए और एक होते हैं मोर देन 5% चेंज। जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो और 2 एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर अपॉन m हो गया। तो यहाँ पे एरर मेथड लगा देते हैं। एनर्जी में परसेंटेज चेंज डेल्टा ई अपॉन ई बराबर डेल्टा पी अपॉन पी। ये m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा तो माइनस डेल्टा। ऐसे आपको बोला जाए कि मास में इतना परसेंटेज हुआ है तो वो रख दो, मोमेंटम में इतना चेंज हुआ है, एनर्जी में कितना। ओके, परसेंटेज क्वेश्चन में पहला प्रोफाइल और मोर देन 5% हो या जनरल क्वेश्चन हो परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ध्यान रखना। अभी भी फिजिक्स में जब परसेंटेज चेंज निकालते हैं, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100% कर। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल 100%, फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इंटू जिस भी क्वांटिटी के अंदर आपको परसेंटेज चाहिए ना, फाइनल वैल्यू में डिवाइड कर दो तो आए उसमें से हटा दो और उसको। ओके, तो आपका परसेंटेज। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेशन कुछ भी मत छोड़ना, एक भी मेरा प्रैक्टिस सेशन छोड़ना, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इस चैप्टर की जान। ओके, इस चैप्टर की जान है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और ये थ्योरम ये कहते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके कारण जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हो? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत भाई हीरो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल। तो आप हाफ एम फाइनल का स्क्वायर माइनस वी। एक बात ध्यान रखना इस चैप्टर का, इसमें जो खास बात है ना वो एक तो ये है कि वेलोसिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। और वर्क निकालने के समय हमेशा ध्यान रखना एफ एस कॉस थीटा लगाना है। इसमें थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
एंगल होता है। चलिए, अब मैं एक छोटी-सी बात करना चाहूँगा कि वेलोसिटी निकालने के क्या-क्या तरीके हैं? किन-किन तरीकों से वेलोसिटी निकाली जाती है? ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए। देखो, वेलोसिटी निकालने का पहला तरीका होता है v बराबर ds। अगर पोजीशन दी हुई है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ जाएगी। दूसरा तरीका है, कभी आपको s और t का ग्राफ दे दिया, का जो स्लोप होता है, st कर्व का स्लोप, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, ठीक है? वेलोसिटी निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि अगर आपको कभी एक्सेलरेशन दे दिया है, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल dt। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका होता है v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर इंटीग्रेशन AdS। ये एक्सेलरेशन और ये पोजीशन का रिलेशन है। तो अगर मैं इसको छोटे से चार्ट के फॉर्म में बताऊँ, देखो ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता रखे, बराबर ds अपॉन dt, स्लोप निकाल के कर सकते हो। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया अंडर पोजीशन कर्व एंड पोजीशन जो होता है, ये v/2 होता है। कभी आपको किसी क्वेश्चन में इम्पल्स दिया हुआ है और फिर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो इम्पल्स बराबर होता है m इंटू वेलोसिटी, और v2 माइनस v1 बराबर इंटीग्रल। ये सारे तरीके, तब वेलोसिटी निकालने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। वेलोसिटी निकालने में एक्सपर्ट होगे तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे और वर्क भी निकाल पाओगे। ओके, इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। अब मेरे प्रैक्टिस सेशन जरूर से ज्वाइन करना, मजा आ जाएगा। अब देखो, टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंस। बच्चों, जैसे फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है F इज इक्वल माइनस डी अपॉन डी आर। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है स्थिर ऊर्जा डिस्टेंस के साथ में, और फोर्स पूछा है, तो F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखो। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट पे डिपेंड, मान लीजिए पोटेंशियल एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो आप माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कर दीजिए। वाई पे कर रही है तो माइनस डी यू अपॉन डी वाई कर दीजिए। जेड पे हो तो माइनस डी यू अपॉन डी जेड कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, फोर्स निकालते समय पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, आंशिक अवकलन। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और वाई और जेड को कांस्टेंट रखते हैं। जब वाई डायरेक्शन का फोर्स निकालना होता है, केवल वाई के रिस्पेक्ट में एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लें। और जब z के रिस्पेक्ट में z डायरेक्शन में निकालना होता है, तो डेल यू अपॉन डेल z कर देते हैं, x और y को कांस्टेंट, और जो नेट फोर्स है वो ऐसा निकल जाता है, x डायरेक्शन का फोर्स, y डायरेक्शन का फोर्स एंड z डायरेक्शन। डन। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, F इज इक्वल माइनस डी अपॉन डी के ऊपर आप अपनी नजरें इनायत जरूर दीजिए। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। बच्चों, साम्यावस्था पूछी जाती है, अलग अलग टाइप के बारे में बात। जनरली जो इक्विलिब्रियम की बात होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स का जीरो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब जाता है, तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे एक मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने एक गेंद रख दी, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। और अगर मैं इस के अंदर बॉल को ऐसे रख देता हूँ, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि देखो mg और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है नेट फोर्स 0 है। में भी mg इधर है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। अब इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है कि करने के लिए थोड़ा-सा डिस्प्लेस करते हैं। अगर आपको डिस्प्लेस करते हो ऐसे और इधर ले जाके छोड़ दोगे, और छोड़ने पर अगर इसका नेचर वापस उसी तरफ आने का हुआ, तो मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी जैसे बॉल रखी हुई है यहाँ पे, अभी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0, आप इसको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब करने के बाद में फिर ये वापस कभी लौट के इधर नहीं आएगी। तो मतलब ये जितनी देर थी, उसकी एक अनस्टेबल पोज़ीशन। तो स्टेबल और अनस्टेबल, ये 2 प्रकार के इक्विलिब्रियम। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे बॉल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो नीचे ही नीचे है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम होती है। ओके? कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स 0 होता है, तो मैंने आपको बताया फोर्स होता है माइनस डी अपॉन डीएक्स बराबर होता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना, इसके लिए डी अपॉन डीएक्स स्क्वायर जो है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। जब ग्रेटर देन 0 होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। या डीएफ अपॉन डीएक्स लेस देन 0 हो। ये एग्जाम के अंदर जाओ तो एग्जाम के पहले ये दोनों कंडीशन था ना,
एग्जाम में कई बार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी फोर्स जीरो होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, देखो ऊपर ही ऊपर है। d2u अपॉन dx स्क्वायर लेस देन जीरो होता है और df अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो। दोनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम में कोई भी तकलीफ ना हो किसी। वर्क और एनर्जी के बारे में हम लोग बात करिए, और सेक्शन है पावर का। पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन, P इज डब्ल्यू अपॉन टी। इसके ऊपर मैं थोड़ी डिटेल में चर्चा करता हूँ कि पावर जो होता है, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू अपॉन टी। पावर है, ये दो प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो होती है एवरेज पावर, औसत शक्ति, और एक इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक शक्ति। जैसे आपको दे रखा हो कि भाई 5 सेकंड के भीतर में पावर कितनी है, बड़ा टाइम इंटरवल दे दिया, आप एवरेज पावर निकालें। आपको बोला है 5 सेकंड पे पावर कितनी है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। एवरेज पावर का फॉर्मूला तो होता है डब्ल्यू अपॉन टी, और जो वर्क होता है उसको हम लोग बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, पूरे टाइम इंटरवल का ये टोटल टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस पावर होता है पी डब्ल्यू अपॉन टी से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन जो वर्क होता है वो हम लोग एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर और नीचे टी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाता है, और हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस पावर का फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट वी। ओके, फिर भी बहुत अच्छे से पी इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एफ वी कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है फोर्स और वेलोसिटी की एल होता है। ओके, अच्छा अब एक खास बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। जनरली क्वेश्चंस में थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा जीरो होगा तो पी एफ वी होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है तो पावर जीरो हो जाती है। थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो पावर नेगेटिव कहलाएगी। पावर भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, जब हम लोग पावर के क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे कन्वर्जन किए, इज इक्वल टू एफ इंटू, अब फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ए बराबर में डीवी अपॉन डी टी, डी वी बराबर हो गया डी टी अपॉन एम, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे जब आप लिमिट्स लगाओगे तो लगेगी स्क्वायर अपॉन टू माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जाएगा बराबर इंटीग्रेट डी टी अपॉन एम। तो कभी पावर का रिलेशन दे रखा हो और पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, और फिर वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछ, आप ये वाला फॉर्मूला, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत एग्जाम में ये दो स्टेप्स होती हैं, ये निकाल लो तो ये अच्छे से आप को कवर कर पाओगे। दूसरा, एक और दूसरा तरीका होता है पी एफ इंटू वी, फोर्स बराबर मैंने आपको बताया मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर आप वी अपॉन डी एक्स भी लिख, ये भी तो फॉर्मूला होता है ए का। अगर ए बराबर डी वी अपॉन डी टी लिख रहे हैं हम, डी वी अपॉन डी एक्स लिख, देखो ये वी स्क्वायर डी वी बराबर अपॉन एम हो जाएगा। तो कभी पावर आपको पोजीशन की टर्म रखी हो, आप ये वाला फॉर्मूला अपॉन थ्री हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स, डन। तो आपको पावर अगर पोजीशन की टर्म्स में दे रखी है तो ये लगाएंगे, टाइम की टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पावर के बारे में आपको सारी बातें बढ़िया से पता होने चाहिए, तब इस फॉर्मूले को आप हल्का फुल्का मत समझ, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पावर की जो यूनिट होती है वो वैसे तो वाट होती है, और P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है कि जूल पर सेकेंड। पावर की एक और बहुत फेमस यूनिट होती है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर है 740, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, अभी जो पावर की जो सारी बातें कर रहे हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है एफिशिएंसी का। जैसे आपसे पूछा जाता है कि एक मोटर लगा रखी है हम, आपको पता है हर एक मोटर के ऊपर लिखा रहता है भाई कितने वाट की मोटर, 50 वाट की मोटर, उसके ऊपर प्रिंटेड पावर होती है ना। तो एक हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मोटर जो हम लोगों ने घर में लगाई मान लीजिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा जाता है। एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो है जो उस मोटर के ऊपर छपा हुआ है, और आउटपुट पावर जैसे भाई मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ पे आपके मोटर लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है और ऊपर पानी की टंकी है, आपने पाइप लगा के मोटर से पानी ऊपर चढ़ाया, तो आउटपुट मिल रहा है वो देखो कितना, डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू बराबर एम जी एच,
ये जो m है, ये तो वो है कि भाई टंकी में कितना पानी भरा, टंकी कितनी हाइट पर है और कितने टाइम में पानी भरा। m अपॉन t है ना, तो हम लोग मास फ्लो पर सेकंड, मास फ्लो रेट भी कहते हैं, dm अपॉन dt टू g इंटू h। जैसे आपको बोला गया भाई इतने किलोग्राम पानी प्रति पर चढ़ाया जा रहा है, इतनी हाइट तक चढ़ाया जा रहा है। आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे? तो ऐसे आउटपुट पावर निकालेंगे। इनपुट पावर वो होती है जो मोटर पे छपी हुई से परसेंटेज में कभी आंसर पूछे तो आप 100 से मल्टी, ठीक है? ये बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक इसमें बहुत अच्छा प्रोफाइल बनता है कि पास में एक पाइप है, पाइप में से ये निकल रहा है। तो पानी जो इस तरह से बाहर निकल रहा है, तो मान लीजिए कोई मोटर लगा रखी है जिसके कारण ये पानी को लिफ्ट कर रहा है। सबसे पहला इसमें फॉर्मूला बनता है मास फ्लो रेट का, पर सेकंड कितना पानी इसमें बाहर निकल रहा है। ध्यान रखना ये जो आपने पाइप लगाया, मान लीजिए इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और पानी की वेलोसिटी और जो डेंसिटी है वो रो है। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है रो ए इंटू वी। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो आपकी डेंसिटी और वी वेलोसिटी। पानी की डेंसिटी अगर नहीं भी दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान में रखना 1000 किलो पर मीटर की। दूसरी बात ये पूछा जाता है फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है डीएम वेलोसिटी। डीएम अपॉन dt है रो ए इंटू वी, वेलोसिटी तो ए वी। तीसरा पूछा जाता है कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स है रो ए वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर और ये वाला वी तो रो ए वी क्यू। ओके, तो सिंपली ऐसी बात है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप इसमें से पानी का जो फ्लो है वो डबल करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं या एन गुना करना चाहते हैं, तो पावर कितनी करनी पड़ेगी? अगर आप फ्लो एन गुना करना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी को एन गुना करना पड़ेगा, फोर्स को एन स्क्वायर गुना करना पड़ेगा और पावर को एन क्यूब गुना करना पड़ेगा। गलत ध्यान में रखना। टू इंक्रीज मास फ्लो रेट एन टाइम्स, अगर मास फ्लो रेट को आपको एन गुना करना हो, फोर्स को आपको एन स्क्वायर गुना करना हो, पावर को आपको एन क्यूब। ओके, एक इसके अंदर क्वेश्चन बनता है दिल वाला सवाल। दिल वाला सवाल, दिल वाला सवाल ऐसे बनता है, आपको कहा जाता है कि हमारी जो वेन्स हैं, जो है ना, उनके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है और जो हमारा हार्ट हार्ट जो है वो उसको पंप कर रहा है। हार्ट की पावर कितनी है? पावर निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम कर दो आप। वर्क जो है वो लिखो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी। अब ये है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तब ऐसा लिखा होता है भाई 1 सेकंड के एक ब्लड को पुश किया जा रहा है, वो ये निकलता है सेंटीमीटर और ये सेकंड में निकलता है। तो आप चेंज कर सकते हैं मीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब जिसको हम लोग 1 सीसी 10 की पावर माइनस 6 प्रेशर होता है, इसका वैल्यू एच रो जी लिख देते हैं और ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना? एच जैसे बोल दिया जाता है जो प्रेशर है वो इतने मरकरी का कॉलम है, इतने मिलीमीटर भी दे रखा है वो लिख दो। मरकरी का लिख रखा है तो मरकरी की डेंसिटी लिख, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं दिया हुआ तो आप लोग ऐसे, यहाँ से हम लोग पावर निकाल। ध्यान रखना ये जो पी है पावर वाला पी है, ये वाला जो पी है प्रेशर वाला पी है, प्रेशर वाला। देन बात आपको ध्यान, एक कभी-कभी बुलेट्स कमिंग फ्रॉम अ गन, गन से आती हुई बुलेट्स को लेकर भी सवाल आ जाता है। इसके बात ध्यान रखना कि बुलेट की जो जिससे गन से आप लोग फायर कर रहे हो उसकी पावर पूछी जाती है। पावर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी और ये जो फोर्स होता है ये निकलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एम वी फाइनल माइनस टी। जब गोलियां अंदर थी गोली के उसके बंदूक के, जीरो था, बंदूक से गोली निकली तो वेलोसिटी वी, डेल्टा टी टाइम लगा और मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में आप एन गोलियां फायर कर रहे हो, डिक डिक। ओके, ये जो एन अपॉन डेल्टा टी है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, ये तो एम नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड वेलोसिटी, ये हमारे पास में फोर्स आ गया एम एन वी। कई बार डायरेक्ट फोर्स पूछ लिया जाता है, कभी पावर पूछ ली जाती है। फोर्स को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर मिल जाएगी। तो हम लोग बिल्कुल परत दर परत इसके सारे फॉर्मूले देखते जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग्स के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग्स का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जो भी मैंने स्प्रिंग ली है, अगर मान लीजिए मैं इसके नीचे कोई फोर्स लगाता हूँ और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स हुआ है, तो ये स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल स्टेट में जाना चाहती है और उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स
तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसको हम लोग kx के बराबर लिखते हैं। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब ये है कि जिस तरफ आपने डिस्प्ले किया है, ये अपोजिट इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ आना चाह रही है। F बराबर kx लगता है। अगर आपने यहाँ पे कोई वेट लगाया है mg बराबर kx निकल के, हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट और देखिए, और इसके अंदर मैं कुछ अच्छे-अच्छे फॉर्मूले बताता हूँ आपको। किसी भी स्प्रिंग में, कोई भी अगर आप लोगों ने स्प्रिंग ली है और उसको अगर आप लोगों ने x डिस्प्लेस किया है, तो उस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। किसी भी स्प्रिंग की लेंथ को पहले x1 तक बढ़ाया और फिर x2 तक बढ़ाया। इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, W इज़ इक्वल टू हाफ के स्क्वायर माइनस ये जो k होता है वो किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये किसी स्प्रिंग का ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा कठोर है, और किसी स्प्रिंग का k कम है। k का कम होना उसकी सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, और वो है रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। रेस्ट और इक्विलिब्रियम, कई बार हमें लगता है कि दोनों सेम वर्ड्स हैं, का मतलब अलग-अलग है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग को मैंने यहाँ से मेरे अंगूठे से होल्ड कर के रखा हुआ है। यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास m। अगर मैं अब यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ तो स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगी और ये यहाँ पर पहुँचेगी किसी जगह पर। जैसे-जैसे ये नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वो पॉइंट जहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ पर mg इधर की तरफ लग रहा होता है और kx इधर की तरफ लग रहा होता है। तो उसका एक्सटेंशन है, ये x नॉट है। तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ kx नॉट लग रहा है। तो जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये रेस्ट में नहीं है यहाँ पे, बल्कि इसकी क्या है, मैक्सिमम है। और इक्विलिब्रियम में mg और kx नॉट ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जाता है कि mg अपॉन k इक्विलिब्रियम पोजीशन का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, mg अपॉन k। अभी ये क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, ये स्प्रिंग रुकी नहीं है, स्प्रिंग नीचे जाएगी अभी, और एक पॉइंट जहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन। कई बार आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन, कभी भी मैक्सिमम एक्सटेंशन किया जाए तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। जब ये ऊपर से नीचे आया तो लॉस ऑफ इसका जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल, पृथ्वी स्थिति ऊर्जा में जो कमी है, लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल mgxm है, mgh ये लॉस हुआ, ये बराबर गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं मैक्सिमम। यहाँ से मैक्सिमम, ठीक है? तो ये दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस ध्यान रखना, कभी भी मैक्सिमम एक्सटेंशन mg अपॉन k, और मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालते समय एनर्जी कंजर्वेशन, और कभी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम mg अपॉन k का यूज़ करना, ठीक है? तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी मैक्सिमम मैक्सिमम बातें बता दी हैं, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर हिट करेंगी, और मैं बता रहा हूँ उनके बाहर वर्क एनर्जी पावर में कुछ भी नहीं होगा। भी मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और एक खास बात, कोलिजन्स के लिए मैं एक छोटा-सा अलग से वीडियो बनाऊँगा जिससे कोलिजन्स को पूरा महत्व मिले। ओके, यहाँ पे मैंने वर्क, एनर्जी और पावर तीनों के बारे में बात करी। छोटा-सा कोलिजन्स के लिए भी बनाने वाला हूँ, उसको भी आप लोग देखना। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप गज़ब की परफॉर्मेंस चाहते हो, तो मेरे सारे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करना। डिटेल्ड वीडियो अगर आप देख सकते हो, नहीं क्या है, प्रैक्टिस सेशन आपका एक भी नहीं छूटना। ओके, और डिटेल्ड वीडियो अगर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देनी है, मेरे डिटेल लेक्चर्स को स्टे ट्यून्ड विद एपीजी की दुनिया। एपीजी की दुनिया के साथ में जुड़े रहो, टूटते रहो फिजिक्स का मजा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल डन, नहीं कर रखा है तो खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी करवाइए। कमेंट्स जरूर छोड़ना, आपके कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो कीप कनेक्टेड, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।